हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जीन जैक्स रूसो। और रूसो के अंतर्गत हमने उसके सिद्धांतों की जब विवेचना की तो सामान्य इच्छा उसके सिद्धांतों का मुख्य प्रारूप रहा है। तो रूसो की सामान्य इच्छा की हमने अभिव्यक्ति देखी थी कि किस प्रकार से रूसो ने सामान्य इच्छा को एक विशेष प्रकार की इच्छा बताया, जिसमें सामान्यतः सभी लोगों की जन सहमति शामिल थी और उस जन सहमति के आधार पर ही सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सामान्य इच्छा क्या है, किन दो भागों में ये विभक्त है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं रही है। उसी सामान्य इच्छा के अगले शीर्षक में हम आज पढ़ने जा रहे हैं सामान्य इच्छा की शर्तें। तो वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके माध्यम से सामान्य इच्छा बनाई जाती है या सामान्य इच्छा जाहिर होती है। तो उन शर्तों को आज हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें से पहली शर्त है स्वतंत्रता व समानता का उपभोग करना आवश्यक। हमने पढ़ा है जॉन लॉक का उदारवाद। उसके बाद में उदारवाद में जो उसने स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति की व्यवस्था की थी नागरिकों के लिए, उसी स्वतंत्रता और समानता की जब हम बात करते हैं तो रूसो का ये मानना है कि जिस स्वतंत्रता को और जिस समानता का उपभोग हम कर रहे हैं और मनुष्य शांति प्रिय और विवेकपूर्ण जीवन जी रहा है, तो उस विवेक और उस शांति प्रिय माहौल का और स्वतंत्रता और समानता का क्या करना चाहिए, हमें उपभोग करना चाहिए। और उस उपभोग से ही क्या समक्ष आएगी, हमारे सामने क्या आएगी, जनता की सामान्य इच्छा क्या है कि क्यों वो और जीवन को बेहतर से और भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो रूसो का मानना है कि समाज में स्वतंत्रता व समानता का उपभोग करना आवश्यक है, क्योंकि उसी समाज के लोग नैतिक और विवेकपूर्ण इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। कि यदि समाज में शांति होगी, यदि समाज में स्वतंत्रता होगी, यदि समाज में नैतिकता होगी, तो ऐसे लोग एक स्वस्थ दिमाग से, शांति प्रिय दिमाग से एक स्वस्थ इच्छा का निर्माण कर सकते हैं, जो बाद में कानून का रूप धारण कर लेता है। इसलिए इसका उपभोग करना आवश्यक है। दूसरी बात बताता है रूसो कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्येक का भाग लेना आवश्यक। कि जब हम समानता की बात करते हैं तो यदि लोगों में किसी में राजनीतिक कार्यों में सक्रियता बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है, किसी में बिल्कुल ही नहीं है, निष्क्रिय है, कोई मध्यम है, तो ये सारी असमानताओं से किसी सामान्य इच्छा का निर्माण नहीं होता। कि जो व्यक्ति अधिक सक्रिय है राजनीतिक कार्यों में, वो अपना योगदान अधिक से अधिक देगा, और जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में सहभागिता नहीं निभाता है या उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, या जो अपने कार्यों में, अपने स्वयं के निजी कार्यों में इतना अधिक व्यस्त रहता है कि उसे सामान्य जनता की इच्छा का कोई आभास ही नहीं होता, तो ऐसे समय में सामान्य इच्छा उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। उस समय वो सामान्य इच्छा नहीं होगी, वो कुछ लोगों की या कुछ समुदाय की, किसी वर्ग विशेष की इच्छा का परिणाम होगा। अतः सामान्य इच्छा की आवश्यक शर्त है कि प्रत्येक व्यक्ति इस कानूनी निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले, तभी वो सामान्य इच्छा कहलाएगी। अन्यथा वो सामान्य इच्छा बिल्कुल भी नहीं होगी, वो किसी समुदाय की या किसी वर्ग विशेष की इच्छा जाहिर ही करेगी। अगली सामान्य इच्छा की शर्त है मत देना आवश्यक। मत देने का अर्थ यह है कि
जब कभी भी कोई समस्या समाज के समक्ष आती है तो प्रत्येक व्यक्ति उस समस्या पर अपना निजी विचार रखता है, अपना निजी दृष्टिकोण रखता है। उसी प्रकार से जैसे एक जग में आधा पानी भरा हुआ है तो जो सकारात्मक लोग होंगे उनकी विचारधारा में अरे वाह, आधा जग पानी भरा है, और जो नकारात्मक विचारों से प्रेरित है वो कहेंगे आधा तो खाली है। कि आधा जग तो खाली है, इसका क्या अर्थ है? तो ये जो दृष्टिकोण है ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी दृष्टिकोण होता है, और उस निजी दृष्टिकोण के अनुसार वो किस रूप में अपने कार्यों को आगे अंजाम देता है। तो ये एक गंभीर विषय रहा है सोचने का, समझने का। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मत दे ही नहीं, शामिल ही नहीं होता राजनीतिक प्रक्रिया में, तो फिर ऐसे समय में सामान्य इच्छा कहाँ से आएगी? इसलिए सामान्य इच्छा की एक महत्वपूर्ण शर्त है, किसके द्वारा अपनाई गई है? ये जनता के द्वारा अपनाई गई है। कौन इसमें भागीदार है? जनता भागीदार है। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सामान्य इच्छा ढूंढ रहे हैं। किसकी? जनता की। तो यदि जनता उसमें मत देती है तभी वो इच्छा सामान्य इच्छा होगी, अन्यथा मत बेकार है। यदि कुछ लोगों की इच्छा ही जाहिर करनी है तो वो बेकार है। अतः रूसों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति उसमें मत अवश्य दे। आपको यदि ज़्यादा जानकारी नहीं है तो हाँ या ना में तो जवाब दे ही सकते हैं, तो अपनी जानकारियों को मत के रूप में, यस और नो के रूप में दे सकते हैं। अगली सामान्य इच्छा की शर्त है कि समाज में संघ न हो, कि अलग अलग संघ बन जाते हैं अपनी विचार अभिव्यक्ति की वजह से। कभी कोई व्यवसायिक संघ बन जाता है, कभी कोई जाति प्रधान संघ बन जाता है, कभी कोई क्षेत्र प्रधान संघ बन जाता है, और कभी कोई विचार अभिव्यक्ति की जो विशेषताएं होती है, विशिष्ट विशेषता, उनका संघ बन जाता है। कभी विशेषज्ञों का संघ बन जाता है। तो यदि इतने सारे संघ बन जाएंगे किसी समाज में, तो वो संघ अपने अपने विचारधाराओं को अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत करेंगे, और उस प्रभावी रूप में प्रस्तुत करने का जो नेगेटिव पॉइंट आता है सामने, उससे किसी सामान्य इच्छा की उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्या कहता है रूसो? रूसो ये कहता है कि समाज में ऐसे संघ न हो जिससे किसी वर्ग, जाति, व्यवसाय या किसी विचारधारा का विशेष रूप से उसका कुछ जो भाव उजागर होते हों, तो ऐसे भाव सामान्य इच्छा को दबा देते हैं और उनकी स्वयं की इच्छा या दृष्टिकोण, विचारधारा को उभरार के सामने लेके आते हैं। तो ऐसे समाज में सामान्य इच्छा धूमिल हो जाती है। तो अतः समाज में संघ की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगली शर्त है कानून निर्माण प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं के द्वारा हो। कि कानून के निर्माण की जब प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें प्रत्येक जनता के व्यक्ति को भाग लेना आवश्यक बताते हैं, जिसमें स्वतंत्रता और समानता की बात हो रही है, कि ये स्वतंत्रता और समानता पूर्ण रूप से अपनाई जाए, तो ऐसे समय में प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून का निर्माण नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा तो स्वयं व्यक्ति कभी भी आगे नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को या अपनी क्षमताओं को दिखाने में कहीं कहीं असमर्थ रहता है। तो ये असमर्थता क्या करती है? उसके प्रतिनिधि को, जो प्रतिनिधि के रूप में आगे गया है, उसकी क्षमताओं को तो अवश्य बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं की जो क्षमता है उसको और भी नीचे दबा देता है। तो रूसो का ये मानना है कि जब कभी कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदार कोई बनता है
तो वो स्वयं बनना चाहिए, न कि प्रतिनिधि। और प्रतिनिधियों के माध्यम से ये कार्य सफल नहीं हो सकता। अगली शर्त है विशाल राज्यों का विरोधी। कि रूसों का ये मानना था कि विशाल राज्य में जहां पर नागरिक बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं, तो ऐसे समय में क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की राय लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और ऐसे समय में यदि प्रत्येक व्यक्ति की राय लेने बैठ गए, जिससे समाज की, राजनीति की, सरकार की या उस समस्या के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं, तो ऐसे समय में क्या होगी सामान्य इच्छा की बात, और कैसे वो किसी कार्य को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो सारा समय तो उस विशाल राज्य के प्रत्येक प्रतिनिधि की विचारधाराओं को अवगत करने में ही लग जाएगा। तो ऐसे समय में यदि बड़े राज्य होते हैं तो उन बड़े राज्यों को दूर रखना, उन बड़े राज्यों से उसकी व्यवस्था दूर रखना ही बेहतर होगा। छोटे छोटे राज्यों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहमति हो और प्रत्येक व्यक्ति उस सहमति के अनुसार ही अपने कार्यों को भी निर्धारित कर सके। यदि बड़े राज्य होंगे तो केवल वाद विवाद में समय नष्ट होगा, और समय नष्ट होने के बाद वो कोई भी कार्यवाहियों को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और ये कार्यवाहियां इतनी बेमतलब की हो जाएंगी कि जो समय हमको अपनी सामान्य समस्याओं को सुलझाने में देना था, वो सामान्य समस्याएं सुलझने की बजाय और अधिक उलझ जाती हैं। तो ऐसे समय में जो रूसो है वो ये मानता है कि सामान्य इच्छा की जो विशिष्ट शर्तें हैं वो बरकरार रहनी चाहिए, और उन्हीं के अनुसार यदि कोई कार्य सफल ढंग से निभाना है तो जो राज्य है वो राज्य छोटे होने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के संपर्क में रह सके, और संपर्क में रहने के बाद ही अपने उन कार्यों को पूर्ण कर सके जिसकी वजह से वो इसमें सहभागी बने हैं। तो इस तरीके से आज हमने केवल 6 बिंदुओं के माध्यम से ये पढ़ा है कि सामान्य इच्छा की शर्तें क्या है। तो आप लोग बेहतर रूप में समझ गए होंगे कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो क्या समझाना चाहती है कि जनता की राजनीतिक सक्रियता, जनता की सहमति, जनता की इच्छा ही कानूनों का निर्माण करती है, और वही कानून व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं, कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, और न्यायपालिका इन दोनों कार्यों को भली भांति देखकर परख कर ही अंतिम निर्णय लेती है।